वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हमने बात की थी प्री एक्लेम्शिया के बारे में। आज हम देखेंगे एक्लेम्शिया क्या होता है, एक्लेम्शिया के सिम्टम्स क्या होते हैं, ट्रीटमेंट क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्टिकल मैनेजमेंट क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में डील करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको एक्लेम्शिया के बारे में पूरा नॉलेज मिल सके। अब हम देखते हैं इंट्रोडक्शन एक्लेम्शिया का। तो जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जो एक्लेम्शिया है वो हाइपरटेंशन का एक डिसऑर्डर है जिसमें प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन देखने को मिलता है, उसके अंदर ये डिसऑर्डर्स आते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में प्री एक्लेम्शिया देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं वीडियो ऊपर आई बटन पे पिन कर दूंगी, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। नेक्स्ट है एक्लेम्शिया जिसके बारे में हम आज बात करेंगे एंड नेक्स्ट है गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। ये तीनों जो है वो हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर के अंदर आते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जो एक्लेम्शिया होता है इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मीनिंग लाइक अ फ्लैश ऑफ लाइटिंग। मतलब जो एक्लेम्शिया है उस वर्ड का ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिस वर्ड का मतलब है लाइक अ फ्लैश ऑफ लाइटिंग। मीन्स कि अचानक ये जो एपिसोड्स है एक्लेम्शिया के वो आते हैं, कोई भी वार्मिंग साइन हमें इसका देखने को नहीं मिलता है। इन मेजोरिटी ओवर 80% द केसेस इज़ प्रिसाइड बाय फीचर्स ऑफ सीवियर प्री एक्लेम्शिया। कि अगर जब प्री एक्लेम्शिया का जो केस है वो सीवियर हो जाता है तो 80% हमको एक्लेम्शिया के साइन सिम्टम्स जो है वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन हम देखेंगे कॉम्प्लिकेशन अगर होता है, ठीक है, मैंने कल प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि प्री एक्लेम्शिया का अगर कॉम्प्लिकेट हो जाए केस, ठीक है, जो प्री एक्लेम्शिया है उसमें अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाए और क्या हो जाए, कन्वल्जन आ जाए या फिर जो पेशेंट है वो कोमा में चली जाए, उस कंडीशन को बोलते हैं एक्लेम्शिया। नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखें तो एक्लेम्शिया इज़ डिफाइंड एज अ न्यू ऑनसेट ऑफ ग्रैंड माल सीजर। मीन्स कि न्यू ऑनसेट, प्रीवियस कोई भी ग्रैंड माल सीजर्स की हिस्ट्री नहीं होती है, ना फीमेल को एक्लेम्शिया की कंडीशन होती है, लेकिन उसके बाद में भी एपिलेप्सी की कंडीशन भी नहीं होती है, उसके बाद में भी पेशेंट में न्यूली हमें ग्रैंड माल सीजर देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या पोस्टपार्टम पीरियड में। उस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्लेम्शिया। नेक्स्ट हम देखेंगे इंसिडेंस। तो इंसिडेंस क्या है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में इसका जो 2000 में से 1 जो डिलीवरी है उसमें एक्लेम्शिया की कंडीशन देखने को हमें मिलती है। ये जो कंडीशन है वो मोर कॉमन है ट्विन्स में एज़ कम्पेयर टू सिंगल टोन प्रेगनेंसी। मतलब कि जो ट्विन्स अगर बेबीज़ हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलती है, उन डिलीवरीज़ में ज़्यादा देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू सिंगल बेबी के। नेक्स्ट हम देखेंगे इटियोलॉजी। तो प्री एक्लेम्शिया की तरह एग्जैक्ट जो इटियोलॉजी है वो इसकी क्या है, अननोन है, लेकिन ये मोर कॉमन है। प्रीवियस अगर हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर है फीमेल को तो उनमें ये कॉमनली देखा गया है। फेलियर ऑफ प्लेसेंटेशन मींस प्लेसेंटा में कोई प्रॉब्लम है, उसका जो प्लेसेंटा एब्रिप्टियो है या प्लेसेंटा प्रॉपर डेवलप नहीं हो पा रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम है प्लेसेंटा में, तब भी ये कंडीशन हो सकती है। सेरिब्रल एडीमा, आपको ये जो इमेज दिख रही है इसमें ये यहाँ पर जो एडीमा कॉज हो रहा है, ठीक है, ब्रेन में सेरिब्रल में ये क्या हो रहा है, एडीमा कॉज हो रहा है, इसे कहते हैं सेरिब्रल एडीमा। एंड देन एंडोक्राइन डिसीज़, यानी एंडोक्राइन में हाइपरथायरॉयडिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म, डायबिटीज़ मेलाइटस, अगर ऐसी कोई भी एंडोक्राइन डिसीज़ है तो भी एक्लेम्शिया कॉज हो सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे रिस्क फैक्टर क्या क्या है एक्लेम्शिया के। तो एज अगर मदर की ज़्यादा है, मतलब 35 ईयर्स से ज़्यादा एज है, और प्राइमी ग्रेविडा, ये जो कंडीशन है ये प्राइमी और मल्टी ग्रेविडा दोनों मदर्स को या दोनों प्रेगनेंसीज़ में क्या है, सिमिलर रिस्क होता है फीमेल को। प्री हाइपरटेंशन, अगर पहले से हाइपरटेंसिव है मदर
रीनल डिसीज़ अगर है या फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली में किसी को एक्लेम्शिया की कंडीशन पहले थी प्रेगनेंसी में, तो चांसेस है कि इस प्रेगनेंसी में जो फीमेल है उन्हें भी ये रिस्क हो सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑनसेट ऑफ कन्वर्जन, यानी कि जो कन्वर्जन है उनका ऑनसेट कौन से टाइम पर कितना परसेंटेज होता है वो हम देखेंगे। तो जो कन्वर्जन है वो मोर फ्रिक्वेंटली 36 वीक्स के बाद में ही हमें देखने को मिलते हैं। अगर मदर को हाइड्रेटिफॉर्म मोल की प्रॉब्लम है, मींस क्या होता है, फीटस की जगह पर जब मदर कंसीव करती है तो क्या होता है, फीटस की जगह पर क्या होता है, ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं अंदर, उस कंडीशन को बोलते हैं हाइड्रेटिफॉर्म मोल। इस कंडीशन में अर्ली हमें कन्वर्जन देखने को मिल सकते हैं, बट मेनली ज़्यादातर 36 वीक्स के बाद में ही देखे गए हैं। अब हम बात करें एंटीपार्टम लेबर, मींस एंटीपार्टम पीरियड की अगर हम बात करें तो 50% जो है फिट्स हमको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इंट्रापार्टम अगर हम बात करें तो इंट्रापार्टम में 30% जो है फीड्स देखने को मिलते हैं, और पोस्टपार्टम की अगर हम बात करें तो 20% जो फीड्स हैं वो हमको पोस्टपार्टम पीरियड में देखने को मिलते हैं, लेकिन ये 48 आवर्स ऑफ डिलीवरी के पहले हमको देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइन सिम्टम या क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या है एक्लेम्शिया के। ठीक है, तो साइन सिम्टम्स में क्या है, तो हमने देखा कि इसमें क्या आ रहे थे, फिट्स आ रहे थे, सीजर्स आ रहे थे। तो इसके जो साइन सिम्टम्स हैं वो क्या रहेंगे, स्टेजेस के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो सबसे पहले है प्री मॉनिटरी स्टेज। ठीक है, प्री मॉनिटरी स्टेज में क्या क्या देखने को मिल रहे हैं, तो पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस हो जाएगी। ठीक है, जो पेशेंट है वो क्या हो जाएगी, अनकॉन्शियस हो जाएगी। ट्विचिंग ऑफ मसल ऑफ फेस, टंग एंड लिम्स, आपकी जो फीमेल की जो मसल्स है फेस की, टंग की, लिम्स की, वो उसमें क्या होगा, ट्विचिंग यानी ट्विस्टिंग जो होती है वो हमको, स्पाज्म जो आप बोल सकते हो वो हमको देखने को मिलेगा। जो आई बॉल है वो रोल्ड हो जाएगी या फिर वो एक ही साइड पर टर्न हो जाएगी और क्या हो जाएगी, वहाँ पर फिक्स्ड हो जाएगी एक साइड में। नेक्स्ट क्या है, ये जो स्टेज होती है वो 30 सेकेंड्स तक रहती है। इस स्टेज का, प्री मॉनिटरी स्टेज का टाइम पीरियड कितना है, 30 सेकेंड्स का इसका टाइम पीरियड है। अब आपको जैसा कि इमेज में दिख रहा होगा, ट्विस्टिंग ऑफ मसल्स हमको देखने को मिल रही थी, तो आपको ये मसल्स में आपको दिख रहा है ट्विस्टिंग लग रही है, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको विजिबल होगा इजीली, ट्विस्टिंग हो रही है। ये फेस है तो ये एक साइड का आपको फेस देखने को मिल रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मसल्स में ट्विस्टिंग हो रही है। या आप अगर टंग देखें तो टंग की भी जो मसल्स है वो क्या हो रही है, स्पाज्म हो रही है या ट्विस्ट हो रही है, इसी की हमने प्रीवियसली बात की थी। नेक्स्ट कौन सी स्टेज है, टॉनिक स्टेज। ठीक है, अब हम देखेंगे टॉनिक स्टेज में क्या होता है। प्रीवियस हमने देखी प्री मॉनिटरी स्टेज, अब हम देखेंगे टॉनिक स्टेज। तो टॉनिक स्टेज में क्या होगा, होल बॉडी में क्या होगा, टॉनिक स्पाज्म होगा। प्रीवियस स्टेज में क्या हो रहा था, फेस लिम्स में हो रहा था। ठीक है, अब क्या हो रहा है, पूरी बॉडी में हो रहा है। ट्रंक ऑपिस्टोनस, मतलब जो ट्रंक है उसकी पोजीशन ऑपिस्टोनस हो जाएगी। लिम्स और जो हैंड्स है वो क्या होंगे, फिक्स्ड हो जाएंगे या क्लेंच्ड हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पर ये इमेज दिख रही है, ये जो पोजीशन आपको दिख रही है इसको बोलते हैं ऑपिस्टोनस पोजीशन, जिसमें आपका ट्रंक जो एरिया है वो क्या होता है, एलिवेट हो जाता है, और जो लेग्स और जो हैंड होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स्ड हो जाते हैं। ठीक है, ये वाला जो पोजीशन होता है इस पोजीशन को बोलते हैं ऑपिस्थोनस पोजीशन। एंड यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा जो टंग है वो क्या हो गई है, दोनों टीथ के बीच में लॉक हो गई है और टंग में आपको ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम साइनोसिस। ओके, यहाँ पर हमने देखा था ऑपिस्थोनस, जो मैंने आपको इमेज में दिखा दिया है।
टंग प्रोट्रूड्स बिटवीन द टीथ, मतलब वो लॉक हो जाती है टंग, इसका भी इमेज मैंने आपको दिखाया है। और रेस्पिरेशन जो है पेशेंट का वो स्टॉप हो जाता है, पेशेंट रेस्पिरेशन नहीं करता है, ठीक है। साइनोसिस अपीयर, जो ब्लूइश डिस्कलरेशन हमको दिख रहा था टंग का। एंड आई बोल जो है वो क्या रहेगी, फिक्स्ड रहेगी। और ये जो स्टेज है वो भी 30 सेकेंड तक की होती है। नेक्स्ट स्टेज है क्लोनिक स्टेज। नेक्स्ट स्टेज है क्लोनिक स्टेज। अब इसमें क्या है कि सारी वॉलेंट्री मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स्ड होने लगेंगी। प्रीवियस में क्या हो रहा था, फिक्स्ड हो रही थी, अब क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होगी। ट्विस्टिंग स्टार्ट्स इन द फेस, इन्वॉल्व्स वन साइड ऑफ द एक्सट्रीमिटीज, अल्टीमेटली द होल बॉडी इन्वॉल्व इन कन्वर्जन। मीन्स कि जो एक साइड का फेस जो है वो ट्विस्ट हो रहा था, वो क्या होगा, पूरा जो साइड है उस साइड की पूरी एक्सट्रीमिटीज़, उस साइड की पूरी बॉडी जो है वो इन्वॉल्व हो जाएगी, उसमें कन्वर्जन आने लग जाएंगे। बाइटिंग हो सकती है टंग की। जो ब्रीथिंग है वो क्या होगी, इस ब्रीथिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और माउथ के अंदर क्या रहेगा, ब्लड स्टैंड फॉर दी सिक्रीशंस जो है वो माउथ के अंदर फील हो जाएंगे। जो साइनोसिस हमें प्रीवियस देखने को मिल रहा था वो क्या होगा, डिसअपेयर हो जाएगा। और ये जो स्टेज है वो 1 से 5 मिनट्स तक की हमको देखने को मिलती है। ये कौन सी स्टेज थी, क्लॉनिक स्टेज। अब नेक्स्ट है स्टेज ऑफ कोमा। अब स्टेज ऑफ कोमा में हम देखते हैं क्या होगा, तो फॉलोइंग कन्वर्जन पेशेंट पास इनटू द स्टेज ऑफ कोमा। मीन्स कन्वर्जन के बाद पेशेंट क्या हो जाएगा, कोमा में चले जाएगा। ये जो पीरियड होता है मे परसिस्ट अंटिल अनदर कन्वर्जन और लास्ट फॉर ब्रीफ पीरियड। मीन्स कि जो पेशेंट कोमा में गया है वो क्या हो सकता है, लंबे समय तक भी कोमा में रह सकता है, या तो फिर नेक्स्ट जो कन्वर्जन का एपिसोड जब तक नहीं आता है तब तक वो कोमा में रह सकता है। At times the patient appears to be confused state following the fits and fail remember the happening। जब पेशेंट को फिट्स आते हैं उस समय पेशेंट क्या होता है, उसके बाद कंफ्यूज होता है, उसे पता नहीं होता है कि क्या हुआ था या क्या चीज़ें, उसे कुछ भी रिमेंबर नहीं होता, वो उसको कुछ याद नहीं हो रहेगा, ठीक है। रेयरली कोमा अकर विदाउट कन्वर्जन, बिना कन्वर्जन के रेयरली पेशेंट कोमा में देख जाता है। फिट्स यूजुअली आर मल्टीपल रिकरिंग एंड वेरिंग द इंटरवल्स। मीन्स जो फिट्स होते हैं वो मल्टीपल हो सकते हैं, बार बार आ सकते हैं, ठीक है। उसके एपिसोड्स हमको मल्टीपल देखने को मिल सकते हैं, रिकरिंग वापस आ सकते हैं कुछ कुछ समय बाद। फॉलोइंग कन्वर्जन द टेम्परेचर यूजुअली राइज, पल्स, रेस्पिरेशन रेट एंड द ब्लड प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेज। मीन्स कि कन्वर्जन के समय टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, पेशेंट का बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब हम देखेंगे डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन क्या क्या करेंगे, तो हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे कि कब जो है उसको एपिसोड आया था, घर में किसी को फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है, कुछ डिसऑर्डर तो नहीं है। फिजिकल एग्जामिनेशन हमें करना है फीमेल का, सीबीसी देखना है। लीवर फंक्शन टेस्ट हम करेंगे क्योंकि प्री एक्लेम्शिया एक मल्टी ऑर्गन को अफेक्ट कर रहा था, इसीलिए हम क्या करेंगे, लीवर का टेस्ट करवाएंगे, रीनल का टेस्ट करवाएंगे, यूएसजी करेंगे, बेबी का जो प्रोफाइल पूरा चेक करने के लिए यूरिन टेस्ट करवाएंगे, प्रोटीन यूरिया को डिटेक्ट करने के लिए, और कार्डियो टोकोग्राफी करवाएंगे। कार्डियो टोकोग्राफी एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसके अंदर क्या होता है, जो फीटस है, जैसा हमारा ईसीजी होता है उसमें कैसा हमारा हार्ट बीट जो होता है, हार्ट रेट जो होता है, जो पल्स, जो हमारी पंपिंग वगैरह होती है हार्ट की, वो क्या होती है, सारी रिकॉर्ड होती है। उसी अकॉर्डिंग जो कार्डियो टोकोग्राफी होती है उसमें बेबी का जो सब चीज़ें हैं, जो हार्ट बीट है वो क्या होता है, रिकॉर्ड होता है और ग्राफ के फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम अब देखेंगे मैनेजमेंट। तो प्रिडिक्शन या प्रिवेंशन जो है एक्लेम्शिया का वो पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। अगर हमने क्या किया, अगर हमने प्री एक्लेम्शिया को प्रिवेंट कर लिया, जो प्री एक्लेम्शिया है उसे अगर हमने प्रिवेंट कर लिया या फिर प्री एक्लेम्शिया डिटेक्ट कर लिया अर्ली और प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया, तो हम एक्लेम्शिया को प्रिवेंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो एक्लेम्शिया जो है वो प्रिवेंटेबल कंडीशन नहीं है, ना ही वो उसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं।
नेक्स्ट है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट देखते हैं तो इसमें क्या करेंगे, एंटी कन्वल्सिव ड्रग देंगे। कन्वल्सन आ रहे थे तो हम क्या करेंगे, एंटी कन्वल्सिव ड्रग देंगे। मैग्नीशियम सल्फेट, जो मैग्नीशियम सल्फेट है MgSO4 जो है वो मोस्ट चॉइस वाली ड्रग होती है कन्वल्सन के लिए। लोडिंग इसका डोज कितना होता है, 4 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट हमें IV रूट पे लगाना है 5 मिनट्स तक। उसके बाद 10 ग्राम मीन्स 50% जो है मैग्नीशियम सल्फेट मतलब 5 ग्राम जो है वो हमको लगाना है एक बटक्स पे, एंड देन हमें नेक्स्ट बटक्स पे भी लगाना है उसको कितना, 5 ग्राम। अगर फीड्स वापस आ रहे हैं तो 2 ग्राम हमें IV देना है वापस 5 मिनट्स के बाद में। हमें क्या करना है, 2 ग्राम वापस उसको क्या करना है, IV देना है। सबसे पहले हमको क्या करना है, 4 ग्राम देना है IV 5 मिनट्स तक। उसके बाद क्या करना है, 10 ग्राम हमको क्या करना है, मीन्स 50% जो है मैग्नीशियम सल्फेट उसका 5 ग्राम हमको क्या करना है, बटक्स पे लगाना है। उसके बाद अगर फिट्स वापस आ रहे हैं तो 2 ग्राम हमको IV देना है 5 मिनट्स में। ओके, नेक्स्ट है हम इसको मेंटेनेंस डोज कैसे करेंगे। तो मेंटेनेंस डोज में हमको क्या करना है, 5 mg जो है मैग्नीशियम सल्फेट हमको IM इंजेक्शन देना है 4 आवर्स अल्टरनेटली बटक्स, मतलब एक बटक्स पे, राइट बटक्स पे आपने दिया 4 आवर्स में, उसके बाद आपको लेफ्ट बटक्स पे भी देना है 5 ग्राम 4 आवर्स में। ओके, नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेट करना है आपको 24 घंटे जो है कंटिन्यू आपको करना है जब तक कि कन्वल्सन जो है वो ख़त्म नहीं होते हैं या बंद नहीं होते हैं आना। नेक्स्ट है लाइटिक कॉकटेल, ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग होती है। इसमें क्या होता है, क्लोरोप्रोमाजीन, प्रोमिथाजीन और पैथिडीन, ये तीनों ड्रग्स जो होती है कॉम्बिनेशन में यूज़ की जाती है। इसके अलावा इसके साथ फिनोटोइन, डाइज़ीपाम जो है ये भी देते हैं पेशेंट को, ताकि पेशेंट को कन्वल्सन से प्रिवेंट किया जा सके और क्या कर सके, पेशेंट को सेडेट कर सके। अब हम देखेंगे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स क्या क्या देंगे। तो हाइड्रोलाजीन जो है 5 mg देना है IV स्लोली, और इसका डोज इसको रिपीट करना है 20 मिनट्स में वापस 10 mg हमें देना है। डायूरेटिक्स हमको क्या करना है, डायूरेटिक्स देना है, उसमें फुरसनामाइड जो लेसिक्स होती है काफ़ी वेल नोन ब्रांड है, मिथाइल डोपा और लेविटालॉल, ये हाइपरटेंसिव ड्रग है लेकिन ये डायूरेटिक का भी वर्क करती हैं, तो इसीलिए इन्हें भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑब्स्टेट्रिकल मैनेजमेंट क्या होगा प्रेगनेंसी में। तो ऑब्स्टेट्रिकल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो ड्यूरेशन के ऊपर डिपेंड करता है, और जो मदर है, जो प्रेग्नेंट वुमन है, उनकी कंडीशन कैसी है उसके ऊपर ऑब्स्टेट्रिकल मैनेजमेंट डिपेंड करता है कि डिलीवरी कब करवानी है, ठीक है, रुकना है नहीं रुकना है, टर्मिनेट करना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें मदर की कंडीशन के ऊपर और प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन के ऊपर डिपेंड करती है। अब हम इसमें कंडीशन वाइज देखेंगे। फर्स्ट कंडीशन जो है उसमें क्या है कि प्रेगनेंसी शुड बी टर्मिनेटेड इमीडिएटली आइदर बाय इंड्यूस लेबर और सिजेरियन सेक्शन। अगर जो फीमेल है उनकी जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हो रही है, जो फीड्स है वो कंट्रोल्ड है, और ड्यूरेशन जो है प्रेगनेंसी का वो 37 वीक्स से ज़्यादा है, तब क्या करना है, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाना है इमीडिएटली, या तो इंड्यूस करवाना है लेबर या फिर सिजेरियन सेक्शन कराकर बेबी को क्या करना है, डिलीवर आउट करवाना है। इंड्यूस करवाने के लिए हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल रप्चर करेंगे मेम्ब्रेन का, या तो क्या करेंगे, ऑक्सीटोसिन ड्रिप जो है पेशेंट को देंगे। अगर सर्विक्स क्या है अनफेवरेबल है तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो क्या करना है, देना है, प्रोस्टाग्लैंडिन देना है, ताकि क्या हो कि जो सर्विक्स है वो क्या हो जाए, डायलेट हो सके। रप्चर होने के बाद जो है ऑक्सीटोसिन ड्रिप जो है उसको देना है मेम्ब्रेन रप्चर होने के बाद में भी। इफ़ देयर इज़ नो सेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस, अगर लेबर में कोई सेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है ऑक्सीटोसिन ड्रिप देने के बाद में भी, तो क्या करना है, सिजेरियन सेक्शन का परफॉर्म करके बेबी को डिलीवर आउट करवाना है। नेक्स्ट है सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में क्या है कि अगर जो प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन है वो लेस देन 37 वीक्स है, ठीक है, जो मदर की जो कंडीशन है वो इम्प्रूविंग है,
फीड्स जो है वो कंट्रोल हो रहे हैं, लेकिन जो ड्यूरेशन है वो 37 वीक्स है, तब क्या करना है, इमीडिएटली तब भी क्या करना है, टर्मिनेशन करवाना है, या तो इंड्यूस लेबर से या सिजेरियन सेक्शन से। और जो बेबी है उस अगर वो 34 वीक्स से कम है, उनकी जो गेस्टेशनल एज है वो 34 वीक्स से कम है, तो स्टेरॉइड्स एडमिनिस्टर करना है, ताकि जो बेबी के लंग्स है वो क्या हो सके, मैच्योर हो सके। आफ्टर क्या है, इसके बाद क्या है, थोड़े दिन बाद जब हम स्टेरॉइड्स थेरेपी दे रहे हैं, उसके बाद थोड़े दिन क्या करना है, प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना है, और उसके बाद में क्या करना है, बेबी को डिलीवर आउट करवाना है। और उस दौरान क्या करना है, मदर को जो है हॉस्पिटल में रखना है अंडर ऑब्जर्वेशन। फीटल और मदर का स्टेटस, जो हेल्थ स्टेटस है उसे चेक करना है। कोई भी एबनॉर्मल फीचर्स दिखें तो क्या करना है, अर्जेंटली बेबी को डिलीवर आउट करवाना है। नेक्स्ट है कंडीशन थर्ड, इसमें क्या है कि फीड्स कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, मदर की जो जनरल कंडीशन है वो भी अच्छी नहीं है, तो क्या करना है, टर्मिनेशन करवाना है प्रेगनेंसी का। अगर बेबी की जो मदर की जो जेस्टेशन एज है वो 34 वीक से कम है तो स्टेरॉइड थेरेपी देंगे, और क्या करवाना है, इंड्यूस्ड लेबर या सिजेरियन सेक्शन से बेबी को क्या करना है, डिलीवर आउट करवाना है। अब इंडिकेशंस है कि सिजेरियन सेक्शन आप कौन से केसेस में करेंगे, तो अनकंट्रोल्ड फीड, अगर फीड्स कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस है, वजाइनल डिलीवरी की चांसेस नहीं है, या फिर माल प्रेजेंटेशन जो है वो देखने को मिल रहा है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, सिजेरियन सेक्शन करवाना है। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशंस देखिए तो मैटरनल कॉम्प्लिकेशन में सेरिब्रल एडिमा हो सकता है। ये जो इमेज आपको दिख रही है, सेरिब्रल एडिमा, सेरिब्रल हेमरेज, रीनल फेलियर, पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। जो पल्मोनरी वेन्स या आर्टरीज होती है उसमें क्या होता है, ब्लॉकेज हो जाता है, उसको बोलते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। बॉडी में कोई भी इंजरीज हो सकती है, जैसे टंग बाइट है या फ्रैक्चर है। प्यूरिफेरल साइकोसिस भी हमको देखने को मिल सकता है। फीटल कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है, जो बेबी है वो मेकोनियम स्टेन कर सकता है, डिस्ट्रेस में जा सकता है, काफ़ी जो प्रॉब्लम्स है वो कॉम्प्लिकेशंस जो है वो अराइज हो सकते हैं, यहाँ तक कि फीटस की डेथ भी हो सकती है। उम्मीद है मुझे आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके सारे जो डाउट्स होंगे क्लेम्शिया के वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ऐसी और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।